बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा सदीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। एक मलका थी, पागल मलका। वो अपने इक़्तिदार के हसूल के लिए और उसको बचाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, और जो कोई भी उसकी अपोज करता, उसके ख़िलाफ़ कोई बात करता, तो वो उसको कत्ल करवा दिया करती थी। और इस तरह उसने सैकड़ों लोगों को कत्ल करवा दिया। कोई उसके सामने कुछ बोल नहीं सकता था। उसमें फ़रोनियत, गरूर, तकब्बुर, रऊनत हद से ज़्यादा थी। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, ये रऊनत, ये फ़रोनियत, ये बेहिसी भी उसकी बढ़ती गई। इसलिए उसको कहते थे पागल मलका। और ये मलका थी मडागास्कर मुल्क की, और इस मलका का नाम था राना वोलोना। अच्छा, ऐसी कई मलकाओं से दुनिया की तारीख भरी हुई है, जिन्होंने अपने तारीख के अपने इक़्तिदार के हसूल के लिए, उसको बचाने के लिए जुल्म और सफाकियत का बाज़ार गरम करके रखा। उन्होंने अपने इक़्तिदार के हसूल के लिए, उसको बचाने के लिए ताल्लुकात भी बढ़ाए, अपने ही लोगों को, अपने ही भाई बहनों को मारा भी। अब जैसे क्लेओपेट्रा थी, उसने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए जूलियस सीज़र, जो कि एक जनरल थे, रोमन एम्पायर के जनरल थे, मिलिट्री लीडर थे, उनसे ताल्लुकात बनाए। और बदले में जूलियस को क्या चाहिए था? क्लेओपेट्रा की दौलत। तो ये सब कुछ इक़्तिदार के लिए, पावर के लिए ये गेम शुरू से चलती आई है और चलती रहेगी। लेकिन खैर, ये तो तारीख़ थी। हम बात करते हैं हाल की। और पाकिस्तान में भी इलेक्शन होने के बाद मुआवजे भी बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं। किस तरह जी 17 सीटों वाले जीत जाते हैं और मेजॉरिटी हार जाती है। किस तरह जमहूरियत में जमहूर की बात को, जमहूर को कुचल कर आगे बढ़ा जाता है। कल पंजाब असेंबली में वज़ीर आला साहबा मुंतखब हो गई, और वो पाकिस्तान की, कहते हैं कि पंजाब की पहली खातून है जो वज़ीर आला बनी है फॉर्म 47 के मुताबिक। और उन्होंने कल अपना हल्फ लिया, स्पीच की। अच्छा, जो मैं कही थी ना, पाकिस्तान में मुआवजे होते रहते हैं, तो मुआवजा ये था कि उनको 220 वोट पड़े। अब जीती कितनी थी सीटें? पीएमएलएन की सीटें कितनी थी? पीएमएलएन की हार्डली सीटें 137 138 सीटें थी। उनमें से उनके अगर हम अलाइंसेस कर लें, जिसमें कि आप समझ लें इस्तेकाम पार्टी है, जिसमें काफ भी है जी, ज़िया पार्टी भी ले लें, फिर कुछ इंडिपेंडेंट भी रख लें, 25-30 इंडिपेंडेंट दूसरे वाले, जो कि पीटीआई बैक्ट नहीं थे या जो सुन्नी इत्तेहाद के साथ नहीं है, तब भी आप रख लें तो यार 170 180 से ज़्यादा वोट नहीं पड़ सकते थे उनको। फिर भी उनको 220 वोट पड़े। अगर 220 वोट पड़े तो इसका मतलब ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जिन पीटीआई बैक्ट कैंडिडेट ने ज्वाइन की है, उन्होंने वोट डाले मतलब फ्लोर क्रॉसिंग हुई है। लेकिन वो वोट कैसे डालेंगे? वो तो असेंबली के बाहर थे, उन्होंने तो बाइकआउट किया हुआ था, वो तो अंदर ही नहीं आए। तो ये सारे मुआवजे हैं जो कि होते रहे हैं पाकिस्तान में। इलेक्शन के बाद तो बहुत ज़्यादा ये मुआवजे हो रहे हैं। लेकिन जी, कल जो पंजाब असेंबली का हुआ, जिसमें वज़ीर आला मुंतखब हुई, उसमें पीटीआई ने बाइकआउट किया और वो बाहर बैठे हुए थे। उनको अंदर आने की इजाज़त ही नहीं दी गई, क्योंकि वहाँ पे कर्फ्यू सा माहौल था। इतनी पुलिस, इतनी नफरी थी, जैसे कि जी बॉर्डर में जंग लगने वाली है। और इसी तरह की नफरी अगर इलेक्शन के दिनों में कई पोलिंग स्टेशंस पर भी विटनेस की गई थी। अब इतनी नफरी, फिर उनके लोगों को, कुछ एमपीएस को गिरफ्तार भी कर लिया गया, कुछ को अंदर दाखिल होने की इजाज़त ही नहीं दी जा रही थी। और पता नहीं किस लिए भाई, वहाँ पे कोई खुदा ना खास्ता कोई दहशतगर्द जमा हो रहे थे, वहाँ पे क्या होने वाला था जो आपने इस तरह की नफरी ला दी, इतना खौफ हिरास फैला दिया, पकड़ धकड़ शुरू कर दी, और एमपीए जो पीटीआई के लोग हैं उनको आपने अंदर जाने ही नहीं दिया। और फिर वोटिंग भी हो गई। वोटिंग में 220 वोट पड़ गए जी, वजीर आला साहिबा को 220 वोट पड़ गए। ये मौजू, और फिर उन्होंने जी हल्फ लिया और फिर तकरीर भी की कि मैं चाहती थी कि यहाँ पे ऑपोजिशन हो। भाई, तुमने तो ऑपोजिशन के डर की वजह से ऑपोजिशन को अंदर ही नहीं आने दिया। ब्यूरोक्रेसी जिसको कहती थी आपके आज़ाद होनी चाहिए, वो तो अभी भी आपकी कठपुतली बनी हुई है। आपने पीटीआई के अंदर आने नहीं दिया, और आप कहती हो कि मैं चाहती थी कि पीटीआई के मेंबर्स अंदर होते, कोई शोर शराबा होता। तो डर तो इतना था, खौफ तो इतना था, क्योंकि पता है कि जिस तरह बनाया जाए, जिस तरह वोटिंग की जा रही है, ज़रा सी भी बात किसी ने भी पकड़ ली तो फिर जिस तरह पहले ही आप लोगों का तमाशा बना हुआ है। लेकिन ढिठाई की इंतहा है कि आप सब वो तमाशा बनने के बाद, जानते हुए भी कि हम नहीं जीते, कितनी ढिठाई से आप हल्फ ले रही हैं, और उसके बाद आप गरीब आवाम की बात करती हैं, जबकि आप अपने ही कारकुन का हाथ कितनी फ़रौनियत, गरूर और
तकब्बुर के साथ झटक देती हैं और फिर बाद में कोई एक्सप्लेनेशन भी आती कि तेल लगा हुआ था। तो भाई हमारे लोग भी जिनके हाथों में तेल लगा होता है इस तरह तो झटकते नहीं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन तो नहीं ये होते। भाई बंदा कहता है यार प्लीज जरा देख कर आपका हाथ का गंदा है, या ऐसा हम बात करें इस तरह कौन झटकता है। तो जो लोग अपने कारकुन जो उनके लिए दिन रात गालियां खाते हैं उनको इस तरह वो झड़क रही हैं, तो आम गरीब आदमी की क्या वुकत होगी उनके पास। और फिर उसके बाद जैसे ही वो हल्फ उठाया उन्होंने कहा अपनी एफिशिएंसियां दिखानी शुरू कर दी और उन्होंने कहा मैं सरप्राइज विजिट करूंगी, और उन्होंने शालीमार थाना में सरप्राइज विजिट किया और सरप्राइजिंगली वहां पे आईजी भी मौजूद था और सरप्राइजिंगली वहां पे सारा कैमरा वगैरह सारी चीजें रेडी थी। जो बीबी मरियम की एक एक फुटेजेस और फोटोज बना रही थी, वीडियोस बना रही थी, तो बड़ा अच्छा सरप्राइज, बड़ा कोऑर्डिनेटेड सरप्राइज था ये। लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे भाई बड़े सारे उन्होंने प्लान्स ले आउट कर दिए, रोड मैप दे दिया कि वो वज़ीर आला बनने के बाद क्या क्या करने जा रही है। लेकिन सिंपल सा सवाल ये है करेंगी कैसे? पैसे हैं आपके पास, आपकी हुकूमत के पास, आप में जो रिजर्व्स हैं जिसे कहते हैं हुकूमत के पास कोई पैसा है कि वो कोई प्रोजेक्ट कर सके? अभी तो वो भीख मंगा हुआ है, बैगर है। अभी तो आपके चाचा हजूर ने जब इक़्तिदार संभालना है तो उन्होंने कहना है कि जी अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, बेगर्स कांट बी चूज़र, जो कहोगे वो हम करेंगे। तो जी पैसे हैं आपके पास, कहाँ से सरमाया लाएंगी? ये जो इतने सारे आपने बजट एंड प्लान्स बता दिए वो कहाँ से आप पूरा करेंगी? तो बात ये होती है कि अब लोग बेवकूफ़ नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है, सबको सब पता होता है, रियलिटी सबको पता होती है कि जब आपके पास बजट ही नहीं है तो आप ये बात क्यों कर रही हैं? तो जब आप ये बात कहें तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए ये बात कर रही हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि जिस तरह आप लोग इक़्तिदार में आई हैं। दूसरी तरफ शौकत बसर साहब वहाँ बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हम बाहर ही इजलास बुलाएंगे, हम अपना स्पीकर मुंतखब करेंगे, अपना वज़ीर आला भी मुंतखब करेंगे। तो चलें जी ये भी देख लेते हैं और फिर ये देख लेते हैं कि अगर वो अपना इजलास बुलाकर अपने वज़ीर आला मुंतखब करते हैं तो फिर लोग अवाम जमहूरियत में जो जमहूर है वो किसको वज़ीर आला कहेगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फेज़ होगा, देखते हैं कि वो ये करने में पीटीआई वाले कर भी पाते हैं ये कि नहीं कर पाते हैं। और दूसरी तरफ शौकत बसर ने और भी बहुत सारी बातें की हैं, उन्होंने काजी फाइज़ ईसा साहब को भी बोला है कि जी मैं तो उनके उधर कुरान मजीद जो कि मुकद्दस किताब है वो लेकर गया था, तो भाई वो भी कुरान मजीद पे हल्फ उठाकर कह दे या सिकंदर राजा कह दे कि धांधली नहीं हुई है, हम मान जाएंगे। वो कहते हैं उनको लाइव नशरियात दिखाने का शौक है, वो लाइव दिखाएं, वो फुल बेंच बनाए, उस बेंच से खुद हटे और वो लाइव करें सारा कुछ। तो शौकत बसर जी ऑन फायर थे, उन्होंने बड़ा सख्ती से बात की और सबको रगड़ा उसमें। और दूसरी तरफ शेर अफजल साहब ने भी बताया है कि अब हाई कोर्ट से इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त बिना किसी फ़रिश्तों के मिल चुकी है, क्योंकि पहले जब इमरान खान से मुलाकात होती थी तो एक फ़रिश्ता उनकी तरफ और एक फ़रिश्ता हमारी तरफ खड़ा होता था जो हमारी बातें नोट कर रहा होता था। लेकिन जी अब हाई कोर्ट ने कहा है कि फ़रिश्तों की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले 1 to 1 मुलाकात हो सकती है, वो कागज़ कलम लेकर जा सकते हैं। और इसके अलावा अलीमा खान ने भी और उसके बाद बैरिस्टर ज़फ़र ने भी बताया कि वो जुमेरात तक इमरान खान जुमेरात तक बाहर आ जाएंगे। अच्छा मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ कि अगर वो कह रहे हैं जुमेरात को बाहर आ जाएंगे तो उसकी वजह ये हो सकती है कि अब तो असेंबलियाँ बन गई, इलेक्शन हो गए, लोगों को इक़्तिदार में काबिज़ कर दिया गया है, उन्होंने अपना काम कर लिया, उनका गेम कंप्लीट हो गया है। तो अब इमरान खान अगर बाहर भी आ जाए तो शोर ही मच सकता है कि जी धांधली हुई है, तो वो पहले भी शोर मचता रहा है। तो शायद वो इस सोच के साथ इमरान खान को जुमेरात तक रिहा कर दें या जुमेरात के बाद वो बाहर आ जाएं, जिस तरह अलीमा खान और बैरिस्टर ज़फ़र साहब कह रहे हैं। लेकिन ये है कि अब हुकूमत किस तरह चलती है, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया था कि आरिफ अलवी साहब ने तो समरी भेज दी, उन्होंने कहा जब तक हाउस कंप्लीट नहीं होगा मैं नहीं इजलास बुलाऊंगा। दूसरी तरफ PMLN के अपना शोर शराबा चल रहा है। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर तो यह हुकूमत थोपी गई है, उनको मजबूर किया गया है यह हुकूमत लेने पर, तो जाहिर सी बात है फिर बहुत सारी शराइत के साथ लिया होगा उन्होंने भी, PMLN वालों ने भी अपनी टर्म्स रखी होंगी, जिसमें एक तो ऑब्वियसली थी कि उनकी बेटी को वजीर आला बनाया जाएगा और दूसरी टर्म ये थी कि जी अक्सरियत कौमी असम्बली में अक्सरियत दिलाई जाएगी। और अगर आप देखें तो वो काम शुरू हो चुका है उनको अक्सरियत दिलाने का। अब जैसे NA 154 में जिस तरह फराज नून साहब की दोबारा गिनती करवाई गई नोटिफिकेशन जारी करने के बाद, और इसी तरह दूसरे कई हलकों में
नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जहां पे पीटीआई जीत चुकी थी, उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था। अब दोबारा से गिनती शुरू की गई है सिर्फ इसलिए कि जी नून वालों की शर्त में ये है, पीएमएलएन ने, शहबाज ने, नवाज ने, मरियम ने शर्त रखी है कि कौमी असम्बली में उनको अक्सरियत दिलाई जाए, फिर वो बैठेंगे। तो जी वो अक्सरियत दिलाने का सिलसिला जारी और सारी है। और इसके अलावा एक आखिर में मैं बात कहना चाहूँगी कि पाकिस्तानी कौम जिसे कहते हैं बड़ी बदकिस्मत कौम है, उसकी तौहीन होती है लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता। यहाँ पे तौहीन काजी होती है, शोर मच जाता है। यहाँ पे तौहीन हाफिज़ होती है, शोर मच जाता है। यहाँ पे तौहीन अदालत होती है, शोर मच जाता है। तौहीन अदारे होते हैं, शोर मच जाता है। तौहीन अवान होता है, शोर मच जाता है। और अब तो जुल्म ये है कि तौहीन मरियम पे भी सुबह शाम 70 कोड़े पड़ेंगे, लेकिन तौहीन अवाम का क्या? कौन है जो अवाम की तौहीन पर आवाज़ उठाएगा? कौन है जो अवाम के लिए बोलेगा? और अवाम के लिए अवाम ही बोल सकती है। अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी आवाज़ उठाइए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।